Hello everyone, this is Kamesh Pansoria and I welcome you again in the journey of UPSC Civil Service Examination with IAS Nama. Here I discuss economy and this is my third lecture. So let's start economy then. In the previous lecture, we discussed about the concept of GDP. We discussed about circular flow of income. We also discussed about the relationship between GDP and inflation. Okay, so moving on. Now, in this lecture, we will discuss methods of income calculation, gross value added, and the concept of basic price, the concept related to real and nominal GDP. We will also discuss the concept of base year and chain based method. We will also discuss the relationship between GDP and unemployment. So, moving ahead, coming to national income calculation. In general, we have three methods of income calculation, which are production method, expenditure method, and income method. Making it easier for you guys, let's take an example of a firm and a farmer. Here, the farmer produces potato. Here, the farmer produces potato, and the firm produces chips, or we can say it is a chips making factory. So, considering a scenario where the farmer sells a potato of about rupees 500 to the firm, and and ये जो फार्मर है ये जो फार्मर है वो एक साल में हम कंसीडर करते हैं कि लगभग लगभग 1,000 रुपए के पोटैटो कल्टीवेट करता है, राइट? एंड आउट ऑफ दैट ये पर्टिकुलर फार्मर इस फर्म को 500 रुपीज का पोटैटो सेल करता है, एंड अगेन आफ्टर आफ्टर फूड प्रोसेसिंग दिस फर्म सेल्स द चिप्स टू द कस्टमर, एंड वी कैन कंसीडर it of around rupees 2,000. So what is doing here? So what they are doing here? ये फर्म फार्मर से पोटैटो खरीदती है, उसका चिप्स बनाती है और मार्केट में 2,000 रुपए में उसको सेल करती है। पोटैटो कितने का खरीदा? 500 रुपए। ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो यू कैन से इट इज 1,000 हियर एंड 2,000 हियर, सो टोटल इज 3,000। बट देयर इज अ ट्रैप, देयर इज अ ट्रैप। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर 500 रुपीज के पोटैटो हैं जो फर्म ने खरीदे, ये हमने दो बार काउंट किए। कैसे? एक बार फार्मर की साइड से और एक बार खुद फर्म की साइड से। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट, right? And this method is called value added method. Value added method. In this method, हम क्या करते हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं हमारे, कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं हमारे, हम उनकी वैल्यू को फाइनल सेल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगेन मेकिंग इट इजियर, हम देखें कि टोटल प्रोडक्शन फर्म ने किया 2,000 रुपीज का, 2,000 रुपीज का, बट क्या ये उसका टोटल वैल्यू एडेड है? नहीं। इसमें से उसने 500 रुपए के पोटैटो कहां से खरीदे? फार्मर से। तो इस फर्म ने कितना वैल्यू एड किया? इस फर्म ने किया 1,500 रुपीज, राइट? और यहां पर फार्मर ने कितना वैल्यू एड किया है? 1,000 रुपीज। क्लियर? इन दिस वे द टोटल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ मनी इज 2,500, 1,000 फ्रॉम फार्मर साइड एंड 1,500 फ्रॉम फर्म साइड। सो वी कैन से कि फर्म जो है वो टोटल 1,500 की वैल्यू एड कर रही है, फार्मर जो है वो 1,000 रुपी की वैल्यू एड कर रहा है। अगेन ये जो हमारा प्रोडक्शन मेथड है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड, और जो माइनस किया जाता है इसमें क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक, यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है यहाँ पर पोटैटो। सो फार सो गुड। अब बात आती है कि सर ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? जीडीपी हमने बताया ना, यहाँ पर जीडीपी है इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। देन व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड? सपोज
in an economy there are n firms, firm 1, firm 2, firm 3, ठीक है ना। इस इकोनॉमी में एन फर्म्स हैं, तो इन सारे फर्म्स का वैल्यू एडेड हम जो निकालेंगे और उसको टोटल करेंगे, द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स, सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट। After 2015, after the release of new methodology for the calculation of GDP, gross value added is calculated at basic price. Gross value added is calculated at basic price. तो बात आती है सर बेसिक प्राइस क्या है? बेसिक प्राइस इज नथिंग बट इट इज द प्राइस ऑफ एन आइटम माइनस माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस। अगेन अब आप बोल सकते हैं कि सर अब प्रोडक्ट टैक्स क्या है? तो प्रोडक्ट टैक्स, बाय प्रोडक्ट टैक्स आई मीन indirect indirect taxes, example of which is GST, indirect taxes जिसका एग्जांपल क्या है? जीएसटी का। बेसिक प्राइस निकालने के लिए हम किसी भी प्राइस के आइटम में से प्रोडक्ट टैक्स में माइनस करते हैं, ठीक। और अभी 2015 के बाद से ये जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इसको हम बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर प्राइस। अगेन अगर आपको नहीं पता है फैक्टर प्राइस क्या है तो आप वापस जाइए लेक्चर 1 में, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर प्राइस क्या होगा? इट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस माइनस प्रोडक्शन टैक्सेस। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन टैक्सेस की और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट टैक्सेस की। देन आप पूछ सकते हैं सर प्रोडक्शन टैक्स क्या है? Production tax are those taxes which are not dependent on the volume of production. Then what do I mean? In simple, अगर कोई फर्म एक साल में 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपीस का प्रोडक्शन करे, ठीक है, या 1 करोड़ का प्रोडक्शन करे, ये जो प्रोडक्शन टैक्स हैं वो इसके प्रोडक्शन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दीज आर स्टाम्प ड्यूटीज, एग्जाम्पल ऑफ दीज आर स्टाम्प ड्यूटीज एंड रजिस्ट्रेशन फीस। तो जब हम प्राइस ऑफ आइटम में से, आइटम के किसी भी आइटम के प्राइस में से प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स दोनों को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है फैक्टर प्राइस, और उससे हम निकाल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर प्राइस। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड, नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। मूविंग अगेन टू आवर एग्जांपल, ये फार्मर है और ये फर्म है। बात आती है एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसको किस प्राइस पे खरीदा गया है ना, उसको किस प्राइस पे खरीदा गया है। इट इज दी टोटल वैल्यू ऑफ परचेज मेड बाय फाइनल यूजर। तो आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो फार्मर है जिसने फर्म को पोटैटोस बेचे, क्या ये फर्म हमारा फाइनल यूजर है? आंसर इज नो, ये फर्म हमारा फाइनल यूजर नहीं है। यहाँ पर इस फार्मर ने इसको 500 रुपए के जो पोटैटो बेचे थे, बट इस फर्म ने क्या किया, उससे चिप्स बनाए और उसको आगे फर्दर कस्टमर्स को बेचा। तो यहाँ जो लोग इसके चिप्स खरीद रहे हैं 2000 रुपए में, ये पर्टिकुलर जो कस्टमर है वो क्या है, इसके फाइनल कस्टमर, और ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहां से हम मान सकते हैं कि हाँ ये 2000 रुपए हमें यहाँ से मिल गए अपनी इकोनॉमी में ऐड करने के लिए। और फर्दर आप याद करें, मैंने आपको कहा था कि 1000 रुपए के पोटैटोज ये जो फार्म है वो कल्टीवेट करता है, तो इसके पास 500 रुपए के पोटैटो और बचे, है ना। 500 इसने यहाँ दिया, 500 यहाँ बचा। ये पोटैटो भी क्या होगा, ये फर्दर आगे जाके किसी और कस्टमर को बेचेगा, ठीक है। तो हम जब एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे तो एक वैल्यू यहां से मिलेगी और दूसरी वैल्यू यहां से मिलेगी। अगेन हमारी जो जीडीपी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 250, राइट। कितनी आएगी, 250। और जब बात हम करते हैं इनकम मेथड की, तो आप देखें फार्मर की इनकम कितनी हो रही है, फार्मर की इनकम हो रही है 500 प्लस 500, और फर्म की इनकम कितनी है, फर्म की इनकम है 2000 माइनस 500, राइट। ये जो 500 है वो कहाँ खर्चा किया है इसने, इंटरमीडिएट गुड्स में। देन अगेन वी कैन कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम दिस मेथड विच इज अगेन 2500, राइट।
मैंने जितना हो सकता था, जितना पॉसिबल हो सकता था, उसको इजी बनाने की कोशिश किया है। इस पर ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे जाते। नाउ मूविंग ऑन, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। बिफोर डिस्कसिंग व्हाट इज रियल जीडीपी और व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, लेट्स डिस्कस बेस ईयर। तो बेस ईयर क्या है सर? बेस ईयर क्या है? बेस ईयर इज नथिंग बट अ नॉर्मल ईयर whose prices are used to calculate real GDP. In short, बेस ईयर के प्राइसेस पर हम क्या करते हैं? रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो बात आती है सर, अब रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे नॉमिनल जीडीपी। तो जब मैं बात करता हूं नॉमिनल जीडीपी की, देन द जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस। आज के प्राइस रेंज पर जब मैं अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करता हूं तो उस पर्टिकुलर जीडीपी को मैं बोलता हूं नॉमिनल जीडीपी। राइट? अगेन हम इस पूरे सिनेरियो को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मानिए एक फर्म है मेरी एक्स, और ये कुछ आइटम्स प्रोड्यूस करती है जिनकी हम क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ आइटम पर ईयर 10। ठीक है? और मैं मान लेता हूं, ये मैं सिनेरियो अभी मान रहा हूं अपना ईयर 2021 का। ठीक है? अभी ये मैं सिनेरियो मान के चला हूं 2021 का। आइटम कितने बनाए इसने? 10। पर आइटम की यहाँ पे प्राइस अपन मान लेते हैं 2021 में कितनी रही होगी? अगेन 20 रुपीज। तो टोटल वैल्यू कितनी आई? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, 10 into 20 करिए, बात खत्म कीजिए। ठीक है, टोटल वैल्यू आई 200। ये जो वैल्यू मैंने निकाली, इसको हमने कहा निकाला है? इस 2021 के प्राइस पर, राइट? यानी कि करंट प्राइस पर। तो ये हमारी क्या हो गई? नॉमिनल जीडीपी। ठीक। वहीं पर अगर मैं बात करूं आगे रियल जीडीपी को समझने के लिए, तो मैंने क्या कहा? रियल जीडीपी निकलती है बेस ईयर पर। पहली बात मान के चलते हैं यही फॉर्म है और इसने साल 2022 में ड्यू टू सम रीजंस इसने जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन की वो इसकी कम हो गई और अब इसने प्रोडक्शन किया है 8 आइटम्स का। बट एट द सेम टाइम बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जो प्राइस है वो क्या कर गया? बढ़ गया। मान के चलते हैं 25 रुपीज। मान के चलते हैं 25 रुपीज। अब अगर हम इसकी नॉमिनल जीडीपी निकालें, अब हम इसकी अगर नॉमिनल जीडीपी निकालें तो आप बोल देंगे अगेन सर मल्टीप्लाई कीजिए, बात खत्म कीजिए। कितना होता है ये? 8 into 25 इज समवेयर अराउंड 200। समवेयर अराउंड 200। देन आप कहेंगे कि हाँ सर 2021 में और 2022 में जीडीपी सेम रही है। बिल्कुल, देखने पर लगेगा कि जीडीपी सेम है, बट एक्चुअल में यहाँ एक अगेन ट्रैप है। वो ये क्या है कि प्रोडक्शन फॉल कर। 2022 में मैं आइटम्स निकाल रहा हूँ 8 और यहाँ पर मैं 10। बट ये जो राइस हम प्राइस का देख रहे हैं ये बेसिकली हमको देखने को मिला है इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन की वजह से। तो एक बात क्लियर है कि हाँ, नॉमिनल जीडीपी हमको ट्रू पिक्चर नहीं देता। तो अगेन ट्रू पिक्चर कहां से मिलेगी? ट्रू पिक्चर हमको मिलेगी रियल जीडीपी से। रियल जीडीपी से। तो अगर मैं बात करूं 2021 को मैं अपना एक बेस ईयर मानूं, 2021 को रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या मानूं? बेस ईयर। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि मैं प्राइस किसके लूंगा? 2021 के। और 2021 में मैंने प्राइस क्या रखा है? 20। तो जब मैं यहां से अपनी टोटल वैल्यू निकालूंगा तो मैं 8 into 20 करूंगा और फिर यहाँ पर क्या आएगा? 160। इस केस में मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरी जीडीपी जो है वो फॉल कर गई है। और जब मेरा प्राइस सेम है तो जीडीपी क्या है? P into Q। और जब मेरा प्राइस सेम है तो जाहिर सी बात है क्या कम हुआ होगा? क्वांटिटी। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, रियल जीडीपी में अगर फॉल देखने को मिले तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। ठीक, ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया बेस ईयर का, नॉमिनल जीडीपी का, और क्या हो गया मेरा? रियल जीडीपी का। एक छोटा कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर जो हमने देखा था, इनिशियली हमने कहा था हम इसके बारे में बात करेंगे, चेन बेस मेथड। अगर हम अभी बात करें तो हमारी जो जीडीपी अभी कैलकुलेट की जाती है वो कैलकुलेट की जाती है फिक्स्ड बेस मेथड पर। कहाँ कैलकुलेट की जाती है? फिक्स्ड बेस मेथड। गिव मी अ सेकेंड। अभी हमारी सॉरी पास में हमारी जीडीपी, हाँ सॉरी, अभी हमारी जीडीपी कहाँ कैलकुलेट की जाती है? फिक्स्ड बेस मेथड।
गवर्नमेंट का कहना है कि वो जल्दी ही इस बारे में बात कर रही है, इस बारे में विचार कर रही है कि वो अपनी जीडीपी को फिक्स्ड बेस मेथड से हटा करके चेन बेस मेथड पर ले जाए। अंतर क्या है? एक छोटा छोटा अगर अंतर हम समझने की बात करें तो वो सिंपल ये है कि फिक्स्ड बेस मेथड में मैं पीरियोडिकली अपने बेस को चेंज करता हूं और एक लंबे समय तक सेम बेस रहता है। ठीक। वहीं पर चेन बेस मेथड में क्या होगा कि मैं एनुअली एनुअली अपने बेस को चेंज करता हूँ। लाइक 2021 में मेरा बेस अलग रहा होगा, तो 2021 में मेरा बेस 2021 ही रहेगा, यहाँ पर मैं प्राइस जो लूंगा वही लूंगा। फिर 2022 में अगेन चेंज होगा। तो इस टाइप से अब इसका फायदा क्या हो सकता है? इसका फायदा ये होगा कि जब भी देखिए देखिए जब भी बेस चेंज होता है, बेस जब भी चेंज होता है तो हमारी इकोनॉमी का कवरेज बढ़ जाता है। इकोनॉमी का कवरेज बढ़ जाता है। आप पूछें कवरेज कैसे बढ़ रहा है सर? तो सिंपल सिंपल एक एग्जांपल लेके चलिए। मानिए ईयर 2015 और 2022, ये 2 साल में लेते हैं। ठीक। कई ऐसे आइटम्स होंगे जो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना? हम बात कर सकते हैं इसमें। अगर मैं डिजिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो गैम्बलिंग वाले जो एप्स हैं, है ना, गैम्बलिंग वाले ऐप हैं, मुझे नहीं लगता ईयर 2015 के टाइम पर वो थे या होंगे भी, मगर एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। तो जब ये ऐप 2015 में थे ही नहीं और ये ऐप अभी 2022 में एक अच्छी खासी इकोनॉमी चला रहे हैं, तो इनकी अकाउंटिंग कैसे हो पाएगी? क्योंकि हम लोग प्राइस ले रहे हैं 2015 के आइटम्स से। तो होता ये है कि अगर बेस ये बहुत लंबे समय तक रह जाए सेम, तो उसमें कुछ आइटम्स जो न्यू एंट्री हुई होती है, कुछ आइटम्स की जो न्यूली एंटर होते हैं इकोनॉमी में, उनकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती। इसके लिए हम लोग बेस ईयर को क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली पीरियोडिकली चेंज करते हैं। जैसा कि हमने देखा ईयर 2015 में जब नई मेथोडोलॉजी आई तो हमने अपना बेस ईयर 2004, 2005 से 2011, 2012 किया on the recommendation of NSC, National Statistical Commission. And further after 2015, we are calculating our GDP at market price. Before that, we were calculating at factor price. मतलब मतलब अब जब हम मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी रोल आ गया। ठीक। इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी रोल आ गया। फर्दर अगर हम बात करें तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हुआ है, कवरेज बढ़ा है कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर के, क्योंकि पहले हम लगभग 10 से 20,000 फर्म्स के डेटा पर डिपेंड कर रहे थे, कॉर्पोरेट फर्म्स के डेटा पर डिपेंड कर रहे थे, बट नाउ वी आर डिपेंडिंग और वी आर टेकिंग डेटा फ्रॉम समवेयर अराउंड 6 लाख फर्म्स। तो कहीं ना कहीं एक तो हमारी अकाउंटिंग अच्छी हुई है। दूसरा दूसरा होता क्या है जब मैं बात करता हूँ बेस ईयर को चेंज करने पर, कि हमारी इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंट। ठीक। इसका मैंने अच्छे से चर्चा किया है बजट की लेक्चर में, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, जो कि समवेयर अराउंड 85% है हमारी इकोनॉमी का। ये डेटा मैं ले रहा हूँ 2009 में एनएसएसओ की सर्विस। और अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? सॉरी। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो जोर दे रही है कहाँ, फॉर्मलाइजेशन पर। फॉर्मलाइजेशन पर, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर को वो फॉर्मल सेक्टर में बदलना चाह रही है। और जब ऐसा होगा तो फर्दर हमको इनकी अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी। इसके लिए अगेन हम लोग अपना बेस चेंज करते हैं। अब बात आती है कुछ तथ्य, कुछ नए नगमे जो कि हैं जीडीपी के बराबर। जीडीपी के बारे में पहला, इट शोज द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। हेल्थ किस सेंस में सर? हेल्थ प्रोडक्शन के सेंस में। हेल्थ प्रोडक्शन के सेंस में याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टर जो होते हैं, जो एफडीआई वगैरह लेकर के आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी से हमारी इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में जज करते हैं कि हाँ, अगर इस पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी अभी ठीक है, इसका मतलब है कि इस इकोनॉमी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगेन, जीडीपी शोज द ग्रोथ एंड नॉट प्रोग्रेस। ये समझिए, जरूरी नहीं है कि किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है तो वहां पर प्रोग्रेस भी हो रही होगी। जीडीपी, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट को शो नहीं करती। इट शोज द ग्रोथ, इट शोज द ग्रोथ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मेरी इकोनॉमी में, अगेन अगेन एन नंबर ऑफ फर्म्स हैं, उसमें से कुछ फर्म्स बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर देती हैं और वो जीडीपी को बढ़ा देती हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे फर्म्स का प्रोडक्शन बढ़ा होगा। कुछ फर्म्स का प्रोडक्शन कम भी हुआ होगा, बट चूंकि इन फर्म्स ने इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया कि ये जो बाकी फर्म्स हैं वो कंपनसेट कर दी। राइट। अगेन इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारी सरकार बहुत ही जोर शोर से कह रही है कि 2047 तक हम अपनी जीडीपी को $30 ट्रिलियन की कर देंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक। मगर आप मुझे बताइए,
हम यहाँ पर अगेन बात किसकी कर रहे हैं? ग्रोथ की, जबकि बात किसकी होनी चाहिए थी? इंक्लूसिव ग्रोथ की, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होनी चाहिए थी। बात होनी चाहिए थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, बात होनी चाहिए थी प्रोग्रेस की, जो कि हम नहीं कर रहे, है ना? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसका, एक बेहतरीन एग्जांपल। आपने अगर मेट्रो वगैरह में ट्रेवल किया होगा या सुना भी होगा, तो हमारी जो सरकार है वो बड़ा चिल्ला चिल्ला करके बोलती है कि हमने इस साल 80 करोड़ के आसपास गरीबों को मुफ्त राशन दिया। अगर आप सोचिए, इवन आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं 80 करोड़ पीपल, मेरी जो इकोनॉमी के, मेरे नेशन के अगर 80 करोड़ के आसपास लोग दो वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे, तो मैं किस डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ? यही मैं बात करता हूँ जब मैं बात करता हूँ कि हम जीडीपी को देख करके नहीं कह सकते कि किसी नेशन में प्रोग्रेस है या नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इंडिया में प्रोग्रेस नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाँ, 80 करोड़ के आसपास लोगों को हमने मुफ्त राशन दिया है, और वो कहीं ना कहीं ये नहीं बताता कि हम उनके लिए कितना वेलफेयर कर रहे हैं। वो हमारा कहीं ना कहीं एक फेलियर बताता है कि इतने समय के बाद भी 80 करोड़ के आसपास लोग दो वक्त की रोटी नहीं ले पा रहे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक, स्लो डाउन एंड रिसेशन। चलो बात करें स्लो डाउन एंड रिसेशन। तो अब बात आती है स्लो डाउन की, तो आप पूछें स्लो डाउन क्या है? मैं सिंपल कहूंगा, स्लो डाउन इज नथिंग बट द डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट। यहां से दो चीजें आएंगी। पहली, कि ग्रोथ रेट, जब मैं डिक्रीज की बात कर रहा हूं तो ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं है, ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं है, ठीक। बट जब मैं बात करता हूँ रिसेशन की, देन देयर इज अ फॉल इन ग्रोथ रेट। एक मिनट, इसको सही करते हैं। देन देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी। एंड यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? नेगेटिव, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आपसे कि 2009 में, 2009 में क्वार्टर वन में मेरी जीडीपी रही मानिए 7%, और 2009 के ही क्वार्टर टू में मेरी जीडीपी आई 6.5%, एंड क्वार्टर थ्री में मेरी जीडीपी आई 6%। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि हाँ, मेरे यहाँ स्लो डाउन आ गया है। कैसे? कैसे? क्योंकि पहले मेरी ग्रोथ रेट यहाँ कहाँ से कहाँ गई? 7 से 5, गुड। उसके बाद मेरी ग्रोथ रेट गई 6.5 से 6.0। जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में इस टाइप के हमको देखने को मिलते हैं, तो पहला वाला जो क्वार्टर वो हमको हिंट कर रहा है कि हाँ, आपको स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। बट सेकेंड क्वार्टर में अगेन अगर ग्रोथ रेट नीचे गिर जाती है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, मेरे यहाँ स्लो डाउन आ गया है। स्लो डाउन में ग्रोथ होती है, बट ग्रोथ की जो रेट है वो कम हो जाती है। हो सकता है कि इनिशियली मेरी इकोनॉमी का साइज 100 रुपीज हो, बाद में उसकी ग्रोथ रेट हुई और वो हो गया 110। यहाँ पर मुझे ग्रोथ रेट देखने को मिली 10% की। अगेन मैंने कहा ग्रोथ रेट कम होगी बट ग्रोथ होगी। यानी कि अगर मैं कहूँ 5% की अब नेक्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ हो रही है, तो आप लगा लीजिए 110 का 5%, लगभग लगभग 5.5, यानी कि 115.5। ठीक, ये हो गया मेरा स्लो डाउन। जब बात मैं करता हूँ रिसेशन की, तो रिसेशन में क्या है? रिसेशन में अगेन अगर मैं एग्जांपल लूं, तो रिसेशन में हम देख सकते हैं, क्वार्टर में हम मान के चलते हैं हमारी इकोनॉमी का साइज था, इकोनॉमी की ग्रोथ थी 2%। क्वार्टर टू में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो गई फॉर सम रीजन पॉइंट -5%, -0.5%। क्वार्टर थ्री में -0.75%। तो जब भी कंसेक्यूटिवली दो क्वार्टर्स में हमारी ग्रोथ नेगेटिवली इंक्रीज करे, नेगेटिवली इंक्रीज करे, या मैं कहूँ गिरती जाए, है ना, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम बोलेंगे रिसेशन। याद रखिए, रिसेशन में वैल्यूज जो होंगी, जो हमारी नेट वैल्यू जो होगी, ग्रॉस वैल्यू जो होगी, वो क्या करेगी? डिक्लाइन करेगी। कैसे? 100 से हो सकता है पहले जाए 95 पर, फिर 94 पर। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट, इनके बीच में रिलेशन। तो जनरली जनरली मैं क्या बोल रहा हूं अगेन, जनरली it is observed that whenever GDP increases, what does it mean? It means simple: production increases. Production increases in general, if we talk about real GDP. Also, also keep this thing in mind कि जब भी आप बात करते हैं, सरकार जब भी कोई फिगर आपको देती है, तो वो हमेशा रियल जीडीपी ही होता है, रियल जीडीपी होता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जीडीपी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर प्रोडक्शन बढ़ा है, और जाहिर सी बात है, अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं मैंने ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय किया हुआ, राइट।
मैंने ज्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय किया होगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा होगा, डेफिनेटली बढ़ा होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ होगा। ये एक छोटा सा सिनेरियो है, बट ये चेंज हो जाता है जैसे कि हम आगे देखेंगे जॉबलेस के। अब हम बात करते हैं ओकुन्स लॉ। ओकुन्स लॉ ने क्या कहा था? ओकुन्स लॉ आके बोलता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी में जीडीपी रेट हर साल मतलब सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हर साल 1% डिक्रीज हो, तो उसके लिए आपको मिनिमम 4% के आसपास जीडीपी ग्रोथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक, ये एक सिंपल ओकुन्स लॉ है, ज्यादा इसमें भी रिसर्च की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट याद रखिए और याद रखिए कि ओकुन्स लॉ किससे रिलेटेड है। अगेन नेक्स्ट हम आते हैं जॉबलेस ग्रोथ पर। तो सिंपली सिंपली जॉबलेस ग्रोथ क्या है? whenever economy increase whenever GDP increases but our employment sorry unemployment rate remains more or less same or very high। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स मोर और लेस सेम और वेरी हाई। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जनरली ये नहीं देखा जाता था, बट आफ्टर कोविड हुआ क्या है कि कई सारे लोग जॉबलेस हुए। ठीक, और उनमें से कुछ ही सेक्टर्स क्या किए, रिवाइव किए। जब हम बात करते हैं रिवाइवल की, देन वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट सर्विस सेक्टर। अब जब ये सर्विस सेक्टर, वो भी कौन सा, जहां पर एम्प्लॉयमेंट क्या है, गुड क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब इसका मतलब आईटी सेक्टर, बीपीओ, ये सारी चीजें। ठीक, जहां पर एजुकेटेड लोग काम कर रहे हैं, हाईली एजुकेटेड लोग, क्वालिफाइड लोग। तो इस सेक्टर ने ग्रोथ किया, यहाँ पर अगेन एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, बट कई सारे जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे, खास करके उन सारे सेक्टर से जहां पर अभी रिवाइवल नहीं हो सका है, ठीक है ना, तो उनका अभी भी इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में अभी भी उनको पार्ट नहीं मिल पाया है। और अच्छे से समझें, तो जब जीडीपी हमारी बढ़, अभी क्या हो रहा है, अभी तो रिवाइवल हो गया जीडीपी का, बट हम बोलते हैं कि जब जीडीपी बढ़ गई और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, ठीक है ना, जॉबलेस हुए। जॉबलेस होने के बाद कुछ लोग जाकर के रिवाइवल वाले जो सेक्टर हैं उनमें जॉब पकड़ लिए, उस सेक्टर ने रिवाइव किया, इकोनॉमी को भी रिवाइव किया और यहाँ से हमारी जीडीपी बढ़ा दी। बट एट द सेम टाइम जो लोग जॉबलेस थे उनमें से कई ऐसे सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिली, और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो स्टिल इज वेरी हाई। ठीक, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। नाउ कमिंग टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज नथिंग बट जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन से मेरा मतलब है लॉस इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन। लॉस इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू है, अगर उसमें जब भी लॉस देखने को मिले ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन, देन इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरी कोई मशीन है और इसको मैं कॉस्ट बाय करता हूँ समवेयर अराउंड, मान के चलिए 10,000 रुपए का, और 5 साल बाद मैं इस मशीन को रिटायर कर देता हूँ आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, और उस दौरान ये मशीन तकरीबन मुझे 30,000 रुपए का प्रोडक्शन करके देती है 5 साल में। ठीक, तो मैं ये समझूंगा कि इस 5 साल में मेरा डेप्रिसिएशन हर साल का कितना निकला। हर साल का मेरा डेप्रिसिएशन निकला 2,000 रुपए। ठीक है, तो मैं पर एनम इस डेप्रिसिएशन को क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। और ये जो डेप्रिसिएशन रेट है हर कैपिटल गुड की, ये हमको कहाँ से देखने को मिलती है? इसको गवर्नमेंट फिक्स करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, इसको यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, जनरल डाउट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जल्द ही यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी ये मानना है कि थोड़ा सा कंटेंट पहुंच जाए, उसके बाद हम 5-6 जो भी लेक्चर उनके एक साथ आपको नोट्स दे दें, क्योंकि मैं बल्क नोट्स नहीं देता, मेरा वो स्टाइल ही नहीं। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी टू प्रोवाइड यू अ लार्ज नोट्स ऑफ समवेयर अराउंड 2,000 पेज। मैं एक 2,000 पेज का आपको नोट्स दे दूं, ग्रंथ दे दूं, और फिर कहूं कि नहीं सारे क्वेश्चन सही से आ रहे हैं, ये मुझसे नहीं होता। मैं आपको क्रिस्प नोट्स दूंगा जहां से आपके बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो उन सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ये हमारी ईमेल आईडी है, ये इंस्टाग्राम है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और for any doubts related to economy, you can contact me on my email ID, or you can also contact me on my Telegram, which is just my number, Kamesh, just my name, Bansoria. So thank you all. Have a nice day.